ऐसा नाम जो बंदूक से ज्यादा दिमाग पर यकीन करता है। मिजोरम के जंगलों से लेकर पाकिस्तान की सड़कों तक जब जब भारत की सुरक्षा दांव पर लगी, ये नाम हमेशा सामने आया। तो चलिए आज हम भारत के इसी असली चाणक्य अजीत डोभाल की कहानी को करीब से जानते हैं। सोचिए, 1980 का दशक है, जगह है लाहौर, पाकिस्तान। एक मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग मौलाना एक शख्स को रोकते हैं और एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या तुम हिंदू हो? उस शख्स के लिए मानो वक्त थम सा गया, एक गलत जवाब और सब कुछ खत्म। लेकिन वो शख्स घबराया नहीं। उन्होंने जो जवाब दिया ना, उससे सिर्फ उनकी जान ही नहीं बची, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करने का रास्ता भी खुल गया। जी हां, ये कहानी है अजीत डोभाल की, भारत के सबसे महान जासूसों में से एक की। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? आखिर उत्तराखंड के पहाड़ों से निकला एक लड़का भारत का सबसे बड़ा स्पाई मास्टर बना कैसे? चलिए उनके सफर की बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। देखिए, 1945 में उत्तराखंड के एक फौजी परिवार में उनका जन्म हुआ। तो अनुशासन और देशभक्ति तो मानो खून में ही थी। पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहे और महज 22 साल की उम्र में आईपीएस अफसर बन गए। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। साल था 1971। केरल के थलसेरी में दंगे भड़के हुए थे और वहां उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। बिना एक भी गोली चलाए, सिर्फ अपनी सूझबूझ और बातचीत से 1 हफ्ते के अंदर ही हालात काबू में कर लिए। और बस यही वो कामयाबी थी जिसने दिल्ली में बैठे लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा। एक युवा आईपीएस अफसर की ये कामयाबी सीधे दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक। वो उनसे इतनी इंप्रेस हुई कि 1972 में उन्हें सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में ले लिया गया। और बस यहीं से शुरू हुआ एक पुलिस अफसर के जासूस बनने का असली सफर। अब डोभाल का काम करने का तरीका ना हमेशा से हटकर था। वो ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते थे। उनके करियर के शुरुआती 2 मिशन तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। देखिए, 70 का दशक था और मिजोरम उग्रवाद की आग में जल रहा था। लाल डेंगा का जो मिजो नेशनल फ्रंट था, उसे लोकल लोगों का जबरदस्त सपोर्ट हासिल था। अब जब डोभाल वहां पहुंचे तो वो समझ गए कि सेना भेजने से तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बेहद खतरनाक रास्ता चुना। वो खुद उग्रवादियों के बीच घुस गए और कमाल देखिए, उन्होंने लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडरों का भरोसा जीत लिया और उन्हें शांति के रास्ते पर ले आए। अब जब कमांडर ही नहीं रहे तो लीडर तो अपने आप कमजोर पड़ ही जाएगा ना। नतीजा ये हुआ कि लाल डेंगा को बातचीत के टेबल पर आना ही पड़ा। और सिर्फ मिजोरम ही नहीं, लगभग उसी समय सिक्किम में भी हालात काफी नाजुक थे। बाहरी ताकतों का खतरा मंडरा रहा था। यहां भी डोभाल ने अपनी वही रणनीति अपनाई, ताकत नहीं दिमाग। उन्होंने सीधे एक्शन लेने के बजाय वहां के एक विपक्षी नेता काजी लेंडुप दोरजे को सपोर्ट किया, उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया कि जब जनमत संग्रह हुआ तो सोचिए 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट किया। और इस तरह सिक्किम बिना किसी खून खराबे के शांति से भारत का 22वां राज्य बन गया। तो ये जो 2 बड़ी कामयाबियां थी ना, इन्होंने डोभाल को एक ऐसा सम्मान दिलाया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सोचिए, सिर्फ 7 साल की सर्विस और उन्हें मिला प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। ये वो मेडल है जो आमतौर पर कम से कम 14 साल की सर्विस के बाद मिलता है। लेकिन डोभाल के असाधारण काम के लिए नियम भी असाधारण रूप से बदले गए। तो अब तक तो ये साबित हो चुका था कि डोभाल किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। और अब बारी थी उन मिशनों की जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और जान का खतरा हर कदम पर था। साल था 1974। भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिक गईं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चुपके चुपके चीन की मदद से अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। भारत को इस बात का एक पुख्ता सबूत चाहिए था और यह काम लगभग नामुमकिन था। तो इस नामुमकिन काम के लिए किसे भेजा गया? जाहिर है एक ही नाम था, अजीत डोभाल। डोभाल ने अगले 7 साल, जी हां पूरे 7 साल पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर गुजारे, अपनी असली पहचान को कहीं बहुत गहरे दफन करके। मिशन सिर्फ एक था, सबूत जुटाना। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कभी भिखारी का भेष बनाया तो कभी कुछ और। उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं कि जीनियस तरीका निकाला। कहूता न्यूक्लियर साइट के पास एक नाई की दुकान से उन्होंने पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स के बाल इकट्ठे किए और जब भारत में उन बालों का टेस्ट हुआ तो उनमें यूरेनियम मिला। बस ये वो पक्का सबूत था जिसने पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की पोल दुनिया के सामने खोल दी। पाकिस्तान का मिशन तो सफल रहा, लेकिन अगली चुनौती देश के अंदर ही इंतजार कर रही थी। साल था 1988।
खालिस्तानी उग्रवादियों ने एक बार फिर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था और सरकार इस बार सीधी कार्रवाई करने से बचना चाहती थी। तो फिर मैदान में उतरे अजीत डोभाल। इस बार उन्होंने भेष बदला एक मामूली रिक्शा वाले का, और इसी भेष में वो मंदिर के अंदर घुस गए। वहां उन्होंने उग्रवादियों को यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट हैं जो उनकी मदद करने आए हैं, और बस उग्रवादियों ने उन पर भरोसा कर लिया। अंदर रहते हुए डोभाल ने एक एक जानकारी, उनके हथियार, उनकी गिनती, उनके छिपने की जगह, सब कुछ बाहर एनएसजी कमांडोज तक पहुंचा दिया। और इसी इंटेलिजेंस के दम पर एनएसजी ने एक ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन किया कि मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ और सारे के सारे उग्रवादियों को सरेंडर करना पड़ा। अब देखिए, इतने सालों के जमीनी अनुभव ने डोभाल की सोच को पूरी तरह से तराश दिया था, और जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए बने तो उन्होंने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसका एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1999 का कंधार प्लेन हाईजैक। डोभाल उस वक्त नेगोशिएट करने वाली टीम का हिस्सा थे और यात्रियों की जान बचाने के लिए 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। कहते हैं कि उस दिन की जो बेबसी थी ना, उसने उन पर बहुत गहरा असर डाला, और उनने तभी तय कर लिया था कि अब भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेलेगा, अब भारत रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि एक्शन लेगा। और यही सोच आगे चलकर डोभाल डॉक्ट्रिन या डिफेंसिव ऑफेंस के नाम से मशहूर हुई। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। अब भारत सिर्फ अपने ऊपर हुए हमले का जवाब नहीं देगा, बल्कि जहां से हमले की जड़ें शुरू होती हैं वहीं जाकर हमला करेगा। मतलब दुश्मन के घर में घुसकर मारो। और 2014 में एनएसए बनने के बाद ये डॉक्ट्रिन हमें एक्शन में भी दिखी। याद कीजिए, 2014 में इराक में आईसिस के चंगुल से 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित निकाला गया। फिर 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2019 में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना, ये सब फैसले उसी नए आक्रामक और कॉन्फिडेंट भारत की कहानी कहते हैं। तो अजीत डोभाल की ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या वो सिर्फ एक शख्स हैं, एक असाधारण जासूस और रणनीतिकार, या फिर वो एक पूरी विचारधारा हैं? भारत की सुरक्षा नीति में एक ऐसा बदलाव जो उनके बाद भी कायम रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।